नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। देखो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी थी ब्लड की। ब्लड का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने ब्लड की स्ट्रक्चर, ब्लड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बनते थे, ब्लड के ग्रुप्स वगैरह, उनके बारे में बात कर चुका था। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो था सर्कुलेशन। कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें से मेन जो अपना टॉपिक है और क्वेश्चन क्रिएट करता है वो है हार्ट। तो यहाँ पर हार्ट की अगर बात करें तो मैंने एक हार्ट का डायग्राम आपके सामने रखा है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं लगभग हमारा हार्ट जो है इस डायग्राम से मैच खाता है, या फिर कहें कि लगभग डायग्राम जो है हार्ट को इंगित कर रहा है। अगर थोड़ी डायग्राम की बात करें तो इससे संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जैसे हार्ट को देखें तो हार्ट दो भागों में बटी हुई संरचना है लगभग। जैसे एक हिस्सा ये, या फिर हम ये कहें कि ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो हार्ट जो है या हृदय दो भागों में बटी चार कोष्ठीय, 1, 2, 3 और ये 4 कोष्ठीय संरचना है, जिसमें 4 कोष्ठक या एक शब्द और काम में लिया जाता है वैश्मी। 4 वैश्मी संरचना है, जिसका अगर वेट देखा जाए, वजन देखा जाए, तो पुरुषों में, जेंट्स में इसका वजन होता है कितना, 300 ग्राम। 300 ग्राम पुरुषों में इसका वजन होता है, जबकि महिलाओं में इसका वजन कितना होता है, 250 ग्राम। लगभग 50 ग्राम महिलाओं में जो है हार्ट का या हृदय का वजन जो है कम थोड़ा होता है। आंतरिक संरचना के कारण ऐसा है। हृदय में अगर देखा जाए तो दोस्तों ऊपर की ओर 2 आलिंद हैं, जो 2 कोष्ठक हैं वो आलिंद कहलाएंगे, और जो निचले हिस्से में 2 कोष्ठक हैं वो निलय कहलाते हैं। तो ऊपर की ओर तो आलिंद और नीचे की ओर निलय या वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। रंग देखा जाए तो हार्ट का जो रंग है वो हल्का लाल या हल्का गुलाबी होता है, और आकृति शंक्वाकार। देखो दोस्तों, हार्ट की अगर आकृति देखी जाए तो हार्ट जो है वो लगभग शंकुनुमा तिकोनी संरचना है, जिसका नीचे का हिस्सा एक शंकु की शेप लिए हुए है। आकार अगर इसको देखा जाए तो हाथ को अगर बांध लिया जाए और बंद मुट्ठी बनेगी, उस आकार का हृदय होता है, जिसका आमाप 4x6x12 सेंटीमीटर इंगित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। आगे देखें दोस्तों, हार्ट जो है वो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कोमल हिस्सा है। तो हृदय की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जो कि पेरिकार्डियम कहलाता है। पेरिकार्डियम जो है 3 आवरणों का संयोग है। पहला एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो इन तीनों आवरणों के संयोग से बना जो बाह्य पूरा आवरण है, फाइब्रस जो आवरण है, वो पेरिकार्डियम कहलाता है। तो हृदय की अगर बात करें दोस्तों, तो हृदय की बाह्य संरचना इस तरह से हम हमारे पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि कितने भागों में बटी संरचना है हृदय, 2 भागों में। कितना कोष्ठीय है, 4 कोष्ठीय। पुरुषों में 300 ग्राम, महिला में 250 ग्राम। 2 आलिंद, 2 निलय, रंग गुलाबी, शंक्वाकार आकृति, हाथ की बंद मुट्ठी के समान आकार, आमाप 4x6x12 और बाह्य आवरण पेरिकार्डियम कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों, हृदय एक हड्डी, एक अस्थि है, जिसके पीछे हृदय स्थित होता है। अस्थि का नाम क्या है, अस्थि का नाम है स्टर्नम। स्टर्नम अस्थि के पीछे उरोस्थि, जिसको हिंदी में दोस्तों उरोस्थि कहते हैं, इस अस्थि के पीछे की ओर छुपा हुआ है। दोस्तों, जब हृदय की आंतरिक संरचना की अगर बात करते हैं तो हृदय की आंतरिक संरचना में देखा जाए तो हृदय में भ्रूणीय अवस्था में, जब एक शिशु माता के गर्भ में होगा तो भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। आलिंद निलय कपाट पर अंतरा आलिंद कपाट पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। उस छिद्रनुमा संरचना का नाम होता है फोसा ओवेलिस। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखो, क्योंकि माता के गर्भ में एक शिशु श्वसन क्रिया हेतु प्लेसेंटा का उपयोग करता है। अपना श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण उसके फेफड़े, एक भ्रूणीय शिशु के या गर्भस्थ शिशु के फेफड़े पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होते, तो माता की प्लेसेंटा से ही वो
सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन कर पाता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है। तो उसके लिए, उस संरचना के लिए, उस सिस्टम के लिए यहाँ एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र का नाम है फोसा ओवेलिस। जन्म के पश्चात ये छिद्र पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो भाई रुक। दोस्तों, हृदय की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो हृदय की आंतरिक संरचना को अगर पढ़ें तो गर्भस्थ शिशु के हृदय में या गर्भस्थ शिशु के अंतरालिंद पट्ट में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। या फोसा ओवेलिस रक्त के संचरण हेतु उत्तरदायी हो, रक्त के संचरण हेतु उपयोग लिया जाता होता है गर्भस्थ शिशु में, क्योंकि फेफड़े पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। सामान्यतः जन्म के पश्चात ये छिद्र पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। अगर किसी शिशु में फोरामन ओवेलिस बंद ना हो पाए तो ऐसा शिशु ब्लू बेबी कहलाता है, और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें शिशु जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा सकता है, परिपक्वता नहीं आ पाती है, और जिसे हम एक हिंदी शुद्ध भाषा में दिल का छेद कहकर संबोधित कर देते हैं। दोस्तों, दूसरी संरचना की अगर बात करें तो हृदय के आलिंद में एक घुंडीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जो ऐसे नोड कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड। दोस्तों, जिस तरह हृदय शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है, महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार हृदय की अगर देखा जाए महत्वपूर्ण संरचना ऐसे नोड है जो कि हृदय को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकुंचन तथा अनुशीतलन, सिस्टोल और डायस्टोल के लिए जो एनर्जी क्रिएट करता है वो ऐसे नोड होता है। तो इसे हार्ट ऑफ हार्ट कहा गया है। हृदय का हृदय, की ऑफ हार्ट, हृदय की चाबी, ब्रेन ऑफ हार्ट, हृदय का मस्तिष्क, गवर्नर ऑफ हार्ट, और पेस मेकर ऑफ हार्ट कहकर संबोधित किया गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे नोड आलिंद में पाई जाने वाली घुंडीनुमा संरचना जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का संग्रह कर हृदय को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हृदय लगातार संकुचित हो पाता है और रुधिर का संचरण पूरे शरीर में पूर्ण रूपेण हो पाता है या सक्रिय हो पाता है। दूसरी एक और घुंडीनुमा संरचना आलिंद निलय की दीवार पर पाई जाती है, जिसे कहते हैं एवी नोड। एवी नोड, जिसे हृदय का रिजर्व पेसमेकर कहा गया है। दोस्तों, रिजर्व से तात्पर्य है, रिजर्व शब्द हम भली भांति जानते हैं दोस्तों, जब पेसमेकर ऐसे नोड सक्रिय अवस्था में नहीं रह पाता तो एवी नोड रिजर्व पेसमेकर की भांति हृदय को ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी अणुओं का संग्रह करता है। दूसरी चीज दोस्तों, निलय की जो दीवार है उसको थोड़ा, उस पर पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं, जिससे निलय की दीवार मोटी होती है और रक्त के परिसंचरण हेतु एक पर्टिकुलर एक प्रेशर क्रिएट कर पाती है, एक दाब उत्पन्न कर पाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है हमारे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कि हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसे नोड, की ऑफ हार्ट या ब्रेन ऑफ हार्ट, इस तरह के क्वेश्चन। या भ्रूण अवस्था में पाए जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है, फोसा ओवेलिस। या ब्लू बेबी किसे कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं लगातार। दोस्तों, चित्रों, अगर डायग्राम को हम हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से क्रिएट कर लेते हैं, पूरी तरीके से समझ लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, तो बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, या लगने वाले जो हार्ट जब ब्लड का सर्कुलेशन करता है तो उसमें कितना समय लगता है। तो देखें दोस्तों, कुछ फुल फॉर्म से, जैसे एडी, एडी से तात्पर्य है ऑरिकुलर डायस्टोल, और एएस ऑरिकुलर, ऑरिकुलर मतलब आलिंद है, और डायस्टोल का मतलब है अनुशीतलन। या बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। देखो, कार्डियक साइकिल की अगर बात करें दोस्तों तो कुछ फॉर्म, जैसे एडी से तात्पर्य ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर का मतलब होता है आलिंद और डायस्टोल का मतलब होता है अनुशीतलन। एएस से तात्पर्य ऑरिकुलर सिस्टोल, आलिंद प्रकुंचन।
वीएस से तात्पर्य वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है निलय प्रंकुंचन तथा वीडी से तात्पर्य है निलय अनुशीतलन। दोस्तों देखें, कार्डियक साइकिल की अगर बात करें तो जो टोटल साइकिल टाइम है 1.6 सेकंड 1.6 सेकंड का है, जिसमें एडी 0.7 सेकंड, एएस 0.1 सेकंड, वीएस 0.3 सेकंड और वीडी 0.5 सेकंड। इस प्रकार एक बार आलिंद का प्रंकुंचन और अनुशीतलन का समय 0.8 सेकंड तथा निलय के प्रंकुंचन और अनुशीतलन का समय 0.8 सेकंड का जो टोटल टाइमिंग जो है वो है 1.6 सेकंड की। देखिए दोस्तों, जब हार्ट फूलता है, सिकुड़ता है तो रुधिर प्रवाह हो पाता है। जब फूलता है तो शरीर की नलियों से, शरीर से निकलकर या शरीर से चलकर जो हृदय रक्त में भर जाता है और सिकुड़ने पर दोबारा शरीर में फ्लो हो जाता है। तो जब हृदय फूलता सिकुड़ता है तो कुछ साउंड क्रिएट करता है जिन्हें हृदय ध्वनियां कहते हैं। ये हृदय ध्वनियां 4 प्रकार की हैं दोस्तों, S1, S2, S3 और S4। S1 की बात करें तो S1 जो साउंड है वो है लब, S2 जो साउंड है वो है डब, S3 और S4 साउंड सुनाई नहीं देती है दोस्तों। सामान्यतः इन्हें सुनने के लिए ऑपरेट प्रक्रिया अपनाई गई है। S1 और S2 साउंड को सुनने के लिए एक छोटा यंत्र स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो कि हृदय की धड़कन को इंगित करता है। हृदय की धड़कन समझा पाता है। लप टप की साउंड जो है हृदय प्रंकुंचन अनुशीतलन के दौरान उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं दोस्तों हृदय में आने वाली नलियां तथा जाने वाली नलियों की। हृदय में प्रवेश करने वाली नली तथा बाहर आने वाली नलियों की जो हमारे शरीर में वेसल जो हैं, सिराएं, धमनियां जो पाई जा रही हैं। देखो दोस्तों, सिराओं की बात करते हैं। CO2 अशुद्ध रुधिर को हृदय में जो ले जाने वाली नलिकाएं हैं या हृदय में जो एंटर करने वाली, शरीर से चलकर हृदय में एंटर करने वाली जो नलिकाएं हैं उन्हें हम सिराएं कहते हैं। सिराएं सामान्यतः लाल नीले रंग की होती हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से या में त्वचा के निचले हिस्से में ही पाई जाती हैं। सबसे बड़ी सिरा दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी सिरा का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी सिरा है वेना कावा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि एकमात्र सिरा जिसमें CO2 रुधिर ना बहकर O2 युक्त रुधिर बहे, नाम है पल्मोनरी सिरा, फुफ्फुसीय सिरा जिसे कहते हैं, जो कि फेफड़े से जुड़ी हुई सिरा होती है, जिसमें एकमात्र सिरा ऐसी होती है यह है जिसमें O2 युक्त शुद्ध रुधिर का प्रवाह हो पाता है। दूसरी बात करें दोस्तों धमनी आर्टरी की बात करें, O2 युक्त शुद्ध रुधिर को शरीर में ले जाने वाली नलिकाएं धमनियां कहलाती हैं। ये हृदय में से निकलती हैं और हृदय से चलकर शरीर के पूरे हिस्सों में फैल जाती हैं, जिनका रंग सामान्यतः गुलाबी होता है। और यह नलिकाएं पतले आकार की, या फिर मैं कहूँ कि आंतरिक मांसपेशियों में गड़ी हुई नलिकाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी धमनी का नाम ओर्टा एओर्टा कहते हैं। दूसरी चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, CO2 युक्त धमनी का नाम क्या? ऐसी धमनी जिसमें CO2 युक्त रुधिर बहेगा उसका नाम क्या है? तो पल्मोनरी या फुफ्फुसीय धमनी। तो दोस्तों सिरा और धमनी की बात हुई। सिरा और धमनियां कंफ्यूजन पैदा करती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो शरीर में प्रवेश करे, जो शरीर से चलकर या शरीर में से विभिन्न हिस्सों से चलकर हृदय में प्रवेश करेगी वो सिरा कहलाएगी, तथा हृदय से जो नलिका निकलेगी वो धमनी कहलाएगी। तो इस तरह से हम शुद्ध और अशुद्ध में भी अंतर कर सकते हैं। तो CO2 युक्त रुधिर का प्रवाह सिरा के द्वारा होता है, जबकि O2 युक्त शुद्ध रुधिर का प्रवाह धमनियों के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करे या उसके शरीर में रक्त चढ़ाया जाए तो सिराओं में के माध्यम से चढ़ाया जाएगा या धमनियों के माध्यम से? तो दोस्तों सीधा क्वेश्चन का आंसर बनता है अगर इस प्रकार की कोई भी बाह्य प्रक्रिया अपनाई जाए, जैसे ड्रिप लगाना, बोतल
ड्रिप लगाना या फिर मैं कहूँ कि ब्लड डोनेट करना या रक्त चढ़ाना, ये संपूर्ण प्रक्रियाएं शिराओं के माध्यम से संपन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों धमनियां शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई जाती हैं जिसमें सिरिंज नहीं लगाई जा सकती। शिराएं हमारी त्वचा के निचले हिस्से में ही पाई जाती है, जिनका उपयोग ब्लड डोनेशन में, रक्त चढ़ाने में या ड्रिप लगाने या फिर और किसी प्रकार का बॉडी ट्रीट करने में किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है हार्ट बीट, धड़कन का। तो सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, स्वस्थ वयस्क के शरीर का में हृदय धड़कन कितनी होती है, धड़कन की दर कितनी है? तो 72 बार प्रति मिनट। सीधा क्वेश्चन हम जानते हैं गुरुजी सभी, 1 मिनट में जो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 72 बार कंपन करता है या फिर संकुचन करता है। चाइल्ड की अगर बात करें तो 120 से 140 बार, ओल्ड की बात करें तो 60 से 70 बार। एम्ब्रियो भ्रूण, एक भ्रूण की में देखा जाए हार्ट बीट तो 140 से 160 बार प्रति मिनट हार्ट बीट होती है। एलिफेंट 24 से 26 बार और रैबिट में 200 से 300 बार। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका प्रस्तुत किया है दोस्तों। अगर देखा जाए फैक्ट में तो हार्ट बीट बॉडी साइज के व्युत्क्रमानुपाती है। बॉडी साइज यानी कि शरीर जितना बड़ा होता जाएगा, शरीर का आमाप या फिर कहें आकार जितना बड़ा होगा, हार्ट बीट उतनी कम होती जाएगी। शरीर में या फिर एज, उम्र, वृद्धावस्था जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हार्ट बीट भी कम होती जाएगी। बॉडी ज्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर रही है तो हार्ट बीट लगातार बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्ट बीट जो है प्रभावित होते हुए वृद्धि करती है और पीएच के मान के आधार पर हार्ट बीट कमी होती है। तो दोस्तों देखें, इन सीधे क्वेश्चनों की बात कर रहे थे हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है धड़कन से संबंधित कि हार्ट बीट का या हृदय की धड़कन का अधिक होना क्या कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति की धड़कन दर अधिक हो जाए तो वह कहलाएगा टेकीकार्डिया, और किसी व्यक्ति की धड़कन कम हो जाए या हृदय का स्पंदन कम हो जाए तो वह कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। धड़कन का नियंत्रक यंत्र, जिन लोगों की धड़कन दर अनियमित हो जाती है या हार्ट बीट खराब हो जाती है, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है पेसमेकर, जिसका उपयोग किया जाता है, या नियंत्रक यंत्र होता है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि धड़कन का ग्राफीय निरूपण अगर ग्राफ के रूप में से इंगित किया जाए तो ग्राफीय निरूपण क्या कहलाएगा। तो हृदय की धड़कन का ग्राफीय निरूपण कहलाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन थे धड़कन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब। रुधिर दाब से तात्पर्य क्या है दोस्तों? रुधिर दाब से तात्पर्य है कि जब रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो नलिकाओं की भीतरी सतह पर एक लंबवत बल उत्पन्न करता है। लंबवत बल उत्पन्न, वो लंबवत बल ही फिजिकल वो लंबवत बल ही दाब कहलाता है, जो कि सूक्ष्म नलियों की भीतरी सतह पर रुधिर द्वारा लगाया गया दाब है या बल है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 120/80 mmHg रुधिर दाब आंका गया है, जिसमें प्रंकुंचन दाब का मान यानी कि हार्ट जब फूलेगा तो 120 का प्रेशर लगाते हुए नलिकाओं में से रुधिर हृदय में प्रवेश करेगा और 80 का अनुशीतलन दाब है। इस प्रकार 120/80 mmHg एक स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब होता है, जिसका मापक यंत्र स्फेग्मोमैनोमीटर है। स्फेग्मोमैनोमीटर के माध्यम से रक्त दाब को मापा जा सकता है। हृदय का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है दोस्तों, उसका नाम कार्डियोलॉजी, और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ब्लड तथा ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित ये कुछ पॉइंट थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेरा प्रयास था। तो इससे संबंधित मैंने यहाँ पर आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं। तो आप जो वीडियो है आपको अपलोड किया गया है उससे संबंधित कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।